मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट ट्रिप में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, उसी के ही आगे चलते हुए एज़ पर शेड्यूल 3 यानी कि एक अनुसूची 3 होती है कंपनी एक्ट 2013 की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 टाइप के वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक बैलेंस शीट होता है और एक स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है बच्चों। P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, ना कि P&L अकाउंट होता है। इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आज हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी लिखा जाता है यहाँ पर। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी कौन सी डेट का ये स्टेटमेंट बनाया जा रहा है वो स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसके स्टेटमेंट में सबसे पहले यहाँ पर्टिकुलर है, एक नोट नंबर है, यहाँ अमाउंट होता है करंट ईयर का और अमाउंट होता है लास्ट ईयर का। फॉर्मेट मैं आपको भेजूंगी, आप वो उतार लीजिएगा, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है फर्स्ट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप सेल बोला करते थे ना बच्चों, अब आपको उसको कंपनी बोलती है, उसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल। तो नेट सेल आपको लास्ट ईयर की भी डालनी है, यहाँ लास्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर की या करंट ईयर की सेल डालनी होती है। इसमें सेकंड नंबर पर अदर इनकम। अदर इनकम में जो भी सेल के अलावा इनकम होती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह, जितनी भी इनकम होती है वो दोनों इनकम को जोड़ देते हैं, तो ये टोटल रिवेन्यू यानी कि टोटल इनकम आ जाती है। इसके बाद हम डालते हैं एक्सपेंसेस का टॉपिक। एक्सपेंसेस जब हम लिखते हैं तो सबसे पहला एक्सपेंसेस होता है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक जोड़ करके इसको निकाला जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी इसी में ही जोड़ दिया जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसमें डाला जाता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधा रीसेल करने के लिए बाज़ार से बनी बनाई खरीदते हैं, तो उनकी परचेज़ भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को यहाँ लिखा जाता है। थर्ड नंबर पर लिखा जाता है बच्चों चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक, जो आप पढ़ते थे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो कंपनी में 3 टाइप की इन्वेंट्रीज हुआ करती हैं। एक तो फिनिश गुड्स की, यानी वह माल जो बन कर के तैयार है, अब आपको बेचने के लिए रखा हुआ है। WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वह मटेरियल जो कि अभी आधा अधूरा बना हुआ है और वो बनने के लिए जाएगा। और साथ में होता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जो आपने रीसेल करने के लिए ख़रीदा है और उसका वो माल भी आपके पास बना हुआ रखा हुआ है। फोर्थ नंबर पर डालते हैं हम एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस, यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट वो देने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इस कॉलम में आते हैं। ये सब हेडिंग है बच्चों, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस आते हैं। हमको धीरे धीरे इन एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ना होता है। आज हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे आप 11th क्लास में पढ़ा करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो कंपनी का फॉर्मेट ऐसे बनता है। इसमें आपको ये सब कुछ दिया होता है। अपन को ये फॉर्मेट नहीं बनाना, अपन को इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है, अपन को पहचानना है कि अगर कोई एक्सपेंसेस होगा तो वो किस टॉपिक में डाला जाएगा। ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में डाला जाएगा। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट, अगर किसी भी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कोई एक्सपेंसेस हैं तो इस टॉपिक में वो लिखे जाएंगे। धीरे धीरे हम इसकी डिटेल स्टडी भी करेंगे। इसके बाद आते हैं बच्चों फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि अगर हमने कभी भी कहीं किसी से पैसा लिया है उधार, तो उसके लिए हमको इंटरेस्ट पेड करना है, डिविडेंड पेड करना है, तो वो फाइनेंस कॉस्ट संबंधी कॉस्ट होते हैं। फिर आता है बच्चों डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन का मतलब है जो भी आपके पास फिक्स असेट्स हैं जो कि टेंजिबल है, अगर उनके रेट में कमी होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू में कमी होती है। अमोर्टाइजेशन का मतलब जो आपके पास इनटेंजिबल असेट्स है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट व कॉपीराइट वगैरह, जब उनमें डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब उनकी वैल्यू में कमी होती है, तो उनको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इन सब के अलावा कोई भी और एक्सपेंसेस होते हैं तो वो लिखे जाते हैं, और इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़ करके टोटल एक्सपेंसेस निकाला जाता है। फिर इसके बाद बच्चों टोटल जो रिवेन्यू आया था आपका, यहाँ पर जो ये टोटल रिवेन्यू आया था, इस टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को आप लेस करते हैं।
ये वाला टोटल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, तो ये आंसर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें से आप इसी प्रॉफिट पर आपको एक रेट दी हुई होती है, आप टैक्स निकालते हैं और टैक्स निकालने के बाद प्रॉफिट में से जब आप टैक्स लेस कर देते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका फॉर्मेट बनता है इनकम स्टेटमेंट का। जब आप 11th में थे जो आप P&L का फॉर्मेट बनाया करते थे, अब ये कंपनी का फॉर्मेट है, वो एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का फॉर्मेट हुआ करता था। यहाँ आपको ये सिखाया गया है कि किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, और सेल निकालने के लिए, नेट सेल निकालने के लिए सेल में से जब आप सेल रिटर्न घटाएंगे, सेल का मैंने यहाँ सेल लिख दिया है, इसको लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न ऐसे लिखा जाता है। लेकिन आप लोगों ने 11th क्लास में सेल्स और सेल्स रिटर्न पढ़ा है, तो मैं आपको समझाने की दृष्टि से ये लिख रही हूँ। ठीक है बच्चों। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। और परचेज, ओपनिंग इस इन्वेंट्री में अपन परचेज को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को अपन लेस कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। बच्चों एक टॉपिक और आपने पढ़ा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। स्टॉक यहाँ 3 टाइप के होते हैं बच्चों, एक रॉ मटेरियल का, एक वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स, 4 टाइप के हैं। तो हर बार ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को ही लेस करके चेंज इन इन्वेंट्री आएगा। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब पूरे साल में हमारे स्टॉक में कितना चेंज हुआ। ओपनिंग स्टॉक यानी कि साल के शुरू में था, क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में था, यानी ओपनिंग स्टॉक में से जब आप क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं तो चेंज इन इन्वेंट्री आता है। ये है आपका फॉर्मेट इसका P&L का। आपको ये फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट उतारना है अपनी कॉपी में, और आपका ये होमवर्क है। बताओ आपको जो आपने एक ही कॉपी अभी बनानी है, उसी कॉपी में आपको ये काम करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी कि आपको कैसे कैलकुलेट क्या करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।